कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन ईथर्स, एल्काइल हैलाइड्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, राइट। लेकिन जो लोअर देन एल्कोहल्स एंड एसिड्स, वो भी बात हो गई। क्यों लोअर देन एल्कोहल्स एंड एसिड्स है? क्योंकि उनमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती एल्डिहाइड कीटोन्स में। क्यों नहीं होती? ये भी लास्ट क्लास में बात हो गई थी वैसे थोड़ी सी, कि इसके पास कोई ऐसा H नहीं है जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वो चेक कर लो, H किसके साथ जुड़ा है एल्डिहाइड कीटोन में? अब तो पूरा नॉमेनक्लेचर हो गया, कार्बन के साथ। कार्बन के साथ वाला H कब से पार्टिसिपेट करने लग गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। दिस शुड बी क्लियर टू अस। अब जब मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आया तो ये ध्यान रखिएगा, कीटोन का हमेशा थोड़ा सा ज्यादा होता है एल्डिहाइड से। अक्सर आप देखेंगे कंपेरेबल है, बट स्टिल कहीं पर मेरे को कंपेरेबल नहीं जमा, मैंने ट्रेंड पूछ लिया, एनसीईआरटी ने पूछ लिया, तो कीटोन को आगे रखा जाता है। डोंट आस्क मी इट्स व्हाई, जब आएगा बता देंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या कंडीशन आ गई? एल्डिहाइड कीटोन में आपस में कोई मेरे से पूछेगा तो किसको मैं आगे रखने वाली हूं? कीटोन को। किस में? बॉइलिंग पॉइंट में। अब आइसोमेरिक एल्डिहाइड कीटोन्स में आइसोमेरिक, और वही बात लिखी है कंपेरेबल मोलर मास। कंपेरेबल मोलर मास का मतलब क्या है? आइसोमेरिक, ठीक है। पेंटेनल और पेंटेनोन सेम ही है दोनों, आप करके देख लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, ये तो दोनों फंक्शनल ग्रुप बन ही जाते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स में आते हैं। तो कंपेरेबल मोलर मासेस के बजाय अगर बेटर वर्ड में यूज करूं आइसोमेरिक एल्डिहाइड और कीटोन्स, वही बात जो ऊपर लिखी है उसको दूसरे तरीके से बात कर रही हूं। कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है, इसका मतलब पक्का कीटोन्स में लगने वाला डायपोल डायपोल फोर्स जो है वो थोड़ा स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है बाद में बात करेंगे राइट टाइम पे, अगर जरूरी हुआ तो। अभी तो याद करना है मेरे को कि कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इट मींस इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा थे। क्यों ज्यादा थे? विल सर्च द रीजन। अंडरस्टूड। सॉल्युबिलिटी पे मैं क्या बात करूंगी अगली स्लाइड पे, उससे पहले बात कर रही हूं, क्योंकि कुछ लोग फिर नोट करने में लगेंगे, बट मेरे को एक बार समझाना भी है। एल्डिहाइड कीटोन्स जो छोटे हैं, जिनमें आर ग्रुप छोटा है, जिसमें एल्काइल ग्रुप छोटा है, वो सॉल्युबल इन वाटर है। बट जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिंड्रेंस करेगा, और हिंड्रेंस करेगा तो सॉल्युबिलिटी धीरे 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 कम होती जाएगी। बेसिक यही है सॉल्युबिलिटी का। अब आप देखिए, क्या मैं हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा पा रही हूं एल्डिहाइड्स में वाटर के साथ? एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, एल्डिहाइड कीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, बट एल्डिहाइड और कीटोन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए दे आर सॉल्युबल, राइट। और काफी फ्लेवर्स आपकी फूड इंडस्ट्री में इन्हीं की वजह से तो वाटर सॉल्युबल है, तभी हम इतना फ्लेवर्स की तरह उनको यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे आर बढ़ता गया सॉल्युबिलिटी कमजोर होती गई। एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन काफी कम सॉल्युबल होंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे। क्लियर? आप लोग वहां से एसी का दूसरा बटन भी ऑन कर दीजिए, मुझे लगता है कहीं पीछे वाले बच्चों को गर्मी ना लग रही हो, वहां तक कूलिंग पहुंची नहीं होगी जी। तो एरोमेटिक आर बड़ा हो गया, आर बल्कि कर दिया तुमने, टर्शरी ग्रुप्स लगा दिए कीटोन की दोनों साइड या एल्डिहाइड की एक साइड, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग नियर दैट ऑक्सीजन इज गोइंग टू हैम्पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। All are soluble in organic solvent. Why? Can somebody suggest? ये सारे के सारे, चाहे छोटा या बड़ा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों सॉल्युबल है? Why? Any guess? क्यों सॉल्युबल होंगे? अरे सॉरी, नॉन पोलर, मैं तो पोलैरिटी पे चल रही हूँ इतनी देर से, इसलिए तो तुम लोगों से पूछा है कि पूछने लायक चीज है। हाँ, तो फिर ये तो पोलर है और ये तो नॉन पोलर है। मैंने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स तो देखो ना, CCl4, एक सेकेंड सेंटेंस पूरा कर लूं, CCl4 और बेंजीन क्या है? नॉन पोलर, और ऊपर तो हम पोलैरिटी की कथा गा के आए हैं अभी। फिर भी बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ढूंढोगे क्या? क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव H नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। कुछ लिंक तो बनाओ तो अपनी स्टेटमेंट का, अब तो बड़े हो गए हम। यस, एनी गेस, एनी वन ऑफ यू, ट्राई तो करो। गलत हो गया तो क्या हो गया, याद तो रहेगा गलती के बाद।
ऑनलाइन वाले बालक एक दो तो कैमरा ऑन कर लें, पता लगे मेरे को किनको पढ़ा रही हूँ। मायरा करिए, परी, वृंदा, इफ पॉसिबल। यस, एनी गेस, कोई भी चीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों सॉल्युबल होगी? बिकॉज ऑफ नॉन पोलर एंड। क्या इसके पास कोई नॉन पोलर एंड है ना? भाई दूसरा एंड कोई बहुत तोड़ू तो है नहीं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा हो, सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जा रहा है। R group can be the reason why all aldehydes are soluble in organic solvents. उसका R group, ठीक है। वो R group एक, देखिए सोप का मॉलिक्यूल भी अगर आपने 10th क्लास में सोप पढ़ा हो, हमारे 12th में होता था, काट दिया पिछले साल, सोप मॉलिक्यूल भी पढ़ा हो तो आप जानते हैं उसमें एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, राइट। हाइड्रोफिलिक एंड पानी के साथ तेज बह जाता है और हाइड्रोफोबिक एंड डर्ट को चिपक जाता है, क्योंकि ऑयल और वाटर आर एनिमीज। तो एक ही मॉलिक्यूल में दोनों एंड्स होते हैं, दे डू एग्जिस्ट। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का आर जितना बड़ा होता जाएगा, शायद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में उनकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। क्लियर है सबको? इतना सॉल्युबिलिटी के बारे में ध्यान रहेगा। तो ये छोटा छोटा बेसिक आपके लिए था कि आपको पता रहे आर ग्रुप सॉल्युबिलिटी किस में डिक्रीज कर रहा है, आर ग्रुप सॉल्युबिलिटी किस में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट हुआ खत्म। ये पढ़ लो यार, क्या है ये। एक बार एल्कोहल के कंपैरिजन में पोलैरिटी को देख लीजिए आप, कुछ सरप्राइजिंग आने वाला है आपके पास। नोट करिए, देखिए, खुद अंडरस्टैंड करिए। डायपोल मोमेंट्स की वैल्यू का कंपैरिजन देखिए। एल्कोहल के मुकाबले एसिटोफिनोन बाजी मार गया। क्यों बाजी मार गया होगा? क्यों? चार्ज उसमें कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। बट इसका मतलब ये नहीं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये मत कंफ्यूजन ले लेना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H चाहिए होता है, वो नहीं है उसके पास। तो कहो मैम ये तो पोलर ज्यादा है, इसको तो आपको बॉइलिंग पॉइंट में भी आगे रखना चाहिए था, सॉल्युबिलिटी में भी। सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आगे नहीं आ सकती ये चीज। लेकिन इंडिविजुअली अल्कोहल और एसिटोफिनोन को मैं कंपेयर कर रही हूं तो मुझे बहुत बड़ी चीज मिली, चार्ज बहुत हाई था। इवन मैं डिस्टेंस भी सोचूं तो डिस्टेंस तो क्यों ही सोचूं जब चार्ज ने बाजी मार ली। तो डायपोल मूवमेंट का इस ऐसे क्वेश्चन असर्शन रीजन में मिलते हैं। अगर नॉन रिएक्शन क्वेश्चन है तो मेरे को इसके बारे में पता होना चाहिए। सो अब आ जाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, जो कि लास्ट टॉपिक है। इसके बाद तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में दो कैटेगरी हैं बच्चों। पहली कैटेगरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो आज खत्म करेंगे। दूसरी कैटेगरी है ऑक्सीडेशन, जो अगली क्लास में खत्म करेंगे। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इस तरह के रिएक्शंस। सो आज की जितनी हो पाई विल ट्राई। इजी है, अब मक्खन चैप्टर बचा है बस। अगर आप देखें तो वो जो हर्डल्स थी वो सब गई, अब तो बड़ा ही सिंपल पार्ट बचा है इस चैप्टर का, इंटरेस्टिंग पार्ट बचा है। सबसे पहले अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते तो आगे आने वाली 13 से 14 स्लाइड इसी रोड मैप पे हैं। सारे रिएक्शन इसी रोड मैप पे हैं। किस रोड मैप पे? सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप को जरा ध्यान से देखें। इट कैन बी एल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन, रिगार्डलेस ऑफ दीज टू बात कर रही हूं मैं सिर्फ बात कर रही हूं इतने हिस्से की। यहां पर एक पाई बॉन्ड है जिसको इंजन के तौर पे ऑक्सीजन कंट्रोल कर रहा है कि तुमने आना है तो मेरे ही पास आना, ये डिसाइडेड है। जब इसी के पास आना है तो तुम कुछ भी एजेंट दोगे, पाई टूटेगा तो उसकी कोशिश क्या होगी? आना तो देखो उसने ऑक्सीजन के पास ही है। तो हम रिएक्शन को इजी या ईज के लिए या उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उस बॉन्ड फिशन को और जल्दी करने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा बस प्रोटॉन डाल देंगे HCl की फॉर्म में, किसी और अल्कोहल की फॉर्म में। अल्कोहल का H भी एसिडिक है, तो अच्छी ईज चाहिए तो मैं प्रॉपर प्रोटॉन डालूंगी वाया HCl। मैंने डाला प्रोटॉन, HCl, H2SO4, जो भी। उससे क्या हुआ? क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल था, स्लो था, फास्ट बनाने के लिए मैंने क्या डाल दिया? थोड़ा सा प्रोटॉन। ईज, भाई उधर की तरफ दौड़ जाए। और वो पीछे है, उससे पहले मैं उसको बिजी कर दूंगी या निकाल डालूंगी। अब इसमें क्या होगा? ये जो बॉन्ड इधर आना होगा टूट के, जो प्लानिंग है वो कहीं वापस ना लौट जाए, उसके लिए मैंने दिया उसको प्रोटॉन कि द मोमेंट इधर नेगेटिव चार्ज आए तुम प्रोटॉन इसके साथ चिपक जाना, OH बन जाना। OH बॉन्ड बन गया। अब कार्बन की मजबूरी क्या हो गई? एज पॉजिटिव एज कार्बोकेटायन बनना, कार्बोकेटायन,
राइट। अब कार्बोकेटाइन की तरह कार्बन आ गया तो ये तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये तो हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ये तो नहीं टिक पाएगा, ये ढूंढेगा आसपास कोई न्यूक्लियोफाइल है। हाँ है ना, इस H+ के साथ में कोई तो न्यूक्लियोफाइल लाई होंगी, इट कैन बी HCl। एल्कोहल में वो H आ गया तो इथॉक्सी मिथॉक्सी ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल अकेला तो नहीं ला सकती, प्रोटोन अकेला तो नहीं ला सकती, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल इसके पीछे पीछे आ रहा होगा, वो आके इस पे जुड़ जाएगा। यानी मैं अभी और कुछ इसलिए नहीं दिखा रही कि आप नोट करने में ना लग जाएं, मतलब आधा बोर्ड मैंने इसलिए ही घेर रखा है कि मैं फोर्स कर रही हूँ आप नोट ना करें उसको। मैंने आगे 12-13 स्लाइड इसी पे। अगर मैं देखूं बिफोर एंड आफ्टर में क्या हुआ, ये टूटा, इस पे आया नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव। जो भी तुम आज के बाद एजेंट दोगे उसमें एक होगा इलेक्ट्रोफाइल, एक होगा न्यूक्लियोफाइल। और पहले चैप्टर में एक बात में तो आप लोग परफेक्ट हैं, आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो ठीक ही ढूंढ लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल किस पे जोड़ दोगे, इस पे, न्यूक्लियोफाइल किस पे जोड़ दोगे, इस पे, दैट्स इट। पूरे रिएक्शन आज की क्लास में इसी पे। इस पे कौन सा रिएक्शन हुआ करता था फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक, इस पे कौन सी चीज अटैक करने आया करती थी, है तो ये भी पाई, सारा पढ़ गया तुमने, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव सब पढ़ डाला इसका। इलेक्ट्रोफाइल जोर से बोल दो, अच्छा खासा आंसर है, मैं ही खुश हो लूंगी, थोड़ा सा मैं मोटिवेट हो लूंगी कि हाँ भाई बच्चों से पूछा और बराबर वॉल्यूम में जवाब आया। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का अड्डा है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ये है असर्शन रीजन एक। C डबल बॉन्ड C पर कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। वेयर है C डबल बॉन्ड O पे कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। उसके लिए रीजन, पहले तो असर्शन है, यस इट इज करेक्ट, वाई कुछ रीजन मिलेगा। तो जब असर्शन रीजन में चीजें आएंगी तो एक तो पढ़ा मैंने अल्काइल हैलाइड में और एक पढ़ा मैंने एल्डिहाइड कीटोन में, मर्ज करके बन गया इक्वेशन। कौन से चैप्टर में डालोगे उसको, मिसलेनियस विच इज कमिंग। सो ये अब आपको ऐसे जोड़ना है क्योंकि एंड आ गया, एंड आ गया मतलब पिछला कुछ भी टकराएगा तो मेरे को लेके आना है। तो इस तरह से अब मैं समझती हूं कि मेरे को ये आना चाहिए कि कोई भी दे दो एल्डिहाइड या कीटोन, तुम जो भी दोगे एक पॉजिटिव हिस्सा एक नेगेटिव हिस्सा तोड़ा, उसको डबल बॉन्ड के अक्रॉस लगा दिया और ये एक फेवरेबल रिएक्शन है। ये एल्डिहाइड कीटोन एफर्टलेस देता है, पूरी ईज से देता है। तो इसमें इंटरमीडिएट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है मैंने, एक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है मैंने, प्लेनर है, यानी न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन भी आ सकता है, बिलो द प्लेन भी। तो अगर अब ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा तो खुद पहचानोगे, कार्बन है 4 डिफरेंट हैं तो पक्का 2 आइसोमर बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। वो आपका जिम्मा, डीपीपी का जिम्मा, क्लास टेस्ट का जिम्मा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको मेन चीज, आज की क्लास का मेन हिस्सा ये है। अब इसके अंदर जो वैरायटी ऑफ कंडीशंस है, आई हैव टू ब्रिंग इन दैट। सो ये मैं उम्मीद कर रही हूं आपके पास आ गया। तो भाई ऊपर मैंने एल्डिहाइड को दिखा दिया, नीचे मैंने कीटोन को दिखाया, राइट। ऊपर जो एल्डिहाइड था उसके बाद नीचे कीटोन है। क्या मेरे को रीजन दे सकते हो व्हाई दिस चेंज इज लेस फेवरेबल? जो नोट कर रहे हैं बेशक नोट करें, जो नहीं कर रहे रीजन सोचें और मुझे बताओ कीटोन के आगे मैंने लेस फेवरेबल क्यों लिखा है। एवरीथिंग इज शोन हियर। स्टिल क्या आप पिकअप कर सकते हो उसको? हाइपर कॉन्जुगेशन या नहीं है बेटा, हाँ इंडक्टिव है, कह सकते हो। देन व्हाट? जब भी बोलो ना, बहुत अच्छा बोल रहे हो इंडक्टिव इफेक्ट, अब बताओ कौन सा। अगेन सामने वाले को मौका मत दो क्रॉस क्वेश्चन करने का। कौन सा? प्लस आई। उससे क्या हो रहा है? उसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वीक हो गया। दैट्स वाई वो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट तो करेगा बट उतनी ईज से नहीं करेगा, इतना भूखा नहीं है वो। उसको कहीं से सपोर्ट मिल गया और कहीं से यहां से आवाज आई थी पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया। बोथ सेम लाइन, एक ही तरफ जा रही है दोनों बातें। तो पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया, हल्का हो गया। हल्का हो गया तो न्यूक्लियोफाइल उतनी अर्ज, उतनी डेस्परेशन से आएगा नहीं। ये चेंज लेस फेवरेबल है। क्या मैं एक स्टेटमेंट और डिक्लेयर कर सकती हूं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। और मुझे ये बताइए, ये और नॉर्मल एल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड और नॉर्मल एल्डिहाइड, किस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा ईज से होगा?
इस पाई बॉन्ड को पहले ये लेगा, उसके बाद ये लेगा. इट शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम हेयर. मिस्टेक इज यहां से स्टार्ट होता है आपका रेजोनेंस, कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है. रेजोनेंस का इंजन कौन है? ये, कि पॉजिटिव चार्ज फैल गया रिंग में. ओके, अब हम चलते हैं जो मेरे को प्रॉपरली पढ़ाना है, आपको कहां ले आई और क्या करना है. क्वेश्चन रीफ्रेम करती हूं मैं, और आंसर भी रीफ्रेम होगा. देन यू विल रियलाइज इतनी सारी मैंने कहानी क्यों करी. ये मेरा बेंजेल्डिहाइड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आना था, इस पे नेगेटिव चार्ज. पहली इंस्टिंक्ट हमारी क्या रही? ये इंजन होगा, रेजोनेंस से जाएगा, ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा डीलोकलाइज हो गया कि अब वो कोई खास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना नहीं. न्यूक्लियोफाइल आके उसको उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से अटैक कर नहीं पाएगा. इसीलिए ये नॉर्मल एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होना चाहिए. दूसरा रीजन और सपोर्ट में मिल रहा है, स्टेरिक. थोड़ा सा लास्ट में बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि अगर तुम सी डबल बॉन्ड ओ के आसपास कुछ बड़ा बल्कि ग्रुप डाल दोगे तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस भी कर देगा, आने वाले को हिंडर करेगा. तो अब उसकी वजह से चेक यही किया है यहां पर मैंने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में. मेरे लिए यहां नेगेटिव चार्ज दिखाना जरूरी है. मैं रेजोनेंस यहां से स्टार्ट नहीं कर सकती थी, एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो जब मेरे पास ये रेजोनेंस आई, अब तो खैर सारी बात कर ही ली कि क्यों ये लेस रिएक्टिव है. दो रीजंस, पहला इलेक्ट्रॉनिक रीजन और दूसरा कौन सा रीजन? स्टेरिक रीजन भी काउंट करेंगे. सेम गोज फॉर बेंजोफिनोन, चेक. सेम गोज फॉर बेंजोफिनोन, नॉर्मल कीटोन से पीछे ही जाएगा. अच्छा, बेंजेल्डिहाइड और बेंजोफिनोन में कौन पीछे? स्टेरिक रीजंस प्लस डीलोकलाइजेशन डबल. तो दोनों रीजन क्लियर है, स्टेरिक हिंड्रेंस का भी और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी. दोनों को साथ लेके चलना है, क्योंकि जब दो कीटोन में पूछेंगे तब क्या करोगे? जब दो कीटोन के बीच में कंपैरिजन करूंगी तो क्या पूछोगे आप लोग? क्या जवाब दोगे? कहां से जवाब दोगे? स्टेरिक हिंड्रेंस से. दोनों एल्डिहाइड में पूछूंगी, आपके पास रास्ता ही क्या है? एच तो दोनों के पास था, राइट? वहां भी आप किससे जवाब दोगे? स्टेरिक हिंड्रेंस से. बट हम थोड़ा उससे ऊपर उठ के अब सवाल पूछेंगे आपसे, एक बार बेस क्लियर हो जाए सबका. सो एवरीवन, कोई डाउट यहां तक? तो मैं आगे इसके कॉम्पिटिटिव पार्ट पे जाऊं. यहां एनसीईआरटी इस टॉपिक की खत्म, डिटेलिंग टॉपिक की खत्म, रिएक्शंस आए उससे पहले. सेटल्ड एवरीवन? चलिए, वही चीज जो भी बता रही थी, बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आए, क्योंकि एनसीईआरटी का पिंक बॉक्स है, ये सॉल्व्ड क्वेश्चन है ये. Why aldehydes are more reactive towards nucleophilic addition reaction? एक अच्छा आंसर क्या होगा बोर्ड्स के लिए? आप प्रॉपर चेक करने वाले को बताएं. देखो, मैंने ना एक के सहारे दूसरा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि एल्डिहाइड में ये होता है इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है, वेयरएज कीटोन में ऐसा कुछ नहीं होता इसलिए कम रिएक्टिव है. बहुत ही खराब आंसर. आपको दोनों के फैक्टर्स जो केमिस्ट्री दिखाई देनी चाहिए, आपकी इंग्लिश नहीं दिखाई देनी चाहिए. एक तरफ मैंने एल्डिहाइड बनाया, एक तरफ मैंने कीटोन बनाया, एक तरफ मैंने एल्डिहाइड बनाया. कोई लंबे चौड़े सेंटेंस की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी. मैंने सामने वाले को बोल दिया मेरे को दोनों आते हैं, तुमने एक नंबर का क्वेश्चन पूछा है, मैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स भी बता रही हूँ, मैं स्टेरिक फैक्टर भी बता रही हूँ. और जब मेरे को कोई कीटोन एल्डिहाइड अलग दिखता है, दो हेडिंग्स दिखती हैं, ट्रस्ट में इसके अंदर का पढ़ने की खास जरूरत रह नहीं जाती. फिर तो सरसरी तौर पे निगाह मारी जाती कि हाँ दिख ही रहा है सब ठीक है. तो दिस इज हाउ यू शुड राइट अगर बोर्ड्स में जाते हैं तो अगर उसमें देखूं तो यहां पर कितने छोटे सेंटेंसेस में दे रही हूं. दो प्लस आई ग्रुप्स है, पॉजिटिव चार्ज वीक ऑन कार्बन, उसमें एक है लेस वीक, और उसके बाद एक आप कंक्लूसिव लाइन लिख सकते हैं. ठीक है. फिर दूसरा फैक्टर क्या आ गया मेरे पास? स्टेरिक फैक्टर. एल्डिहाइड में एटलीस्ट एक तो हाइड्रोजन है एक साइड पे, वो तो कम से कम लेस क्राउडेड है कि न्यूक्लियोफाइल आपने कहा अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन कहीं से भी आ सकता है, वो उस साइड से आएगा जहां एच है. चाहे वो प्लेन में है लेकिन अबाउ द प्लेन भी वो उसी साइड को पसंद करेगा. नोट इसके बाद मैं कंक्लूसिव नोट क्या लिखती हूँ? बिकॉज ऑफ द अबाउ डिस्कस्ड फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर मेकिंग कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, एंड सेकेंड factor making carbon less available due to crowding, hence aldehyde are more reactive as compared to ketones. वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही उतार लिया मैंने. तो this is how I should write any question when I need to compare something out and learn. कोई भी aldehyde ketone आए तो क्या ऑर्डर देना है मेरे को? aromatic as well as aliphatic.
सबसे पीछे कौन रखा गया है जिसमें मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन हो रही थी और सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग थी? एरोमेटिक कीटोन। अब मैं अगली स्लाइड पे जाऊं उससे पहले ही तुमसे जेई नीट में आने वाले कॉमन क्वेश्चन पूछती हूं। एक वो आ गया तो आगे की 3 स्लाइड विल बी जस्ट नोटिंग डाउन द थिंग्स। मैंने आपको एक दिया बेंजल्डिहाइड, दूसरा भी दिया बेंजल्डिहाइड, ऐसे थोड़ी ना पूछेंगे, ये थोड़ी पूछने वाले हैं, तो बोर्ड्स पे खत्म। एक बेंजल्डिहाइड पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा, एक बेंजल्डिहाइड पे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगा है। किस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगा? एक में बेंजल्डिहाइड में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा है और एक में मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगा है। किस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगा? इज पैरा। क्यों शगुन, क्यों? क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और पैरा पे लगा है, पैरा पे -R इफेक्ट होगा। उससे क्या होगा? देखो एंड तक पहुंचाओ, अगर आंसर करेक्ट है। यस, सी जो कार्बोकेटाइन बना रहा है O के प्रेशर में, उस कार्बोकेटाइन तक नाइट्रो का मैसेज पहुंच जाएगा, आई एम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, पैरा पे हूं। तो जो पहले ही पॉजिटिव चार्ज इतना परेशान है लिए बैठा है, नाइट्रो क्या करेगा उसको, और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन रिंग की डेंसिटी खुद खींच लेगा, बेंजीन उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को और डेंस कर दिया नाइट्रो ने। न्यूक्लियोफाइल को चाहिए ही क्या था कि कार्बन मोर एंड मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो, न्यूक्लियोफाइल उसको कूद पड़े। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होना था ऑफ नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स। तो मैंने कोशिश यही करी, अगर मेरी क्लास आखिरी क्वेश्चन दे पा रही है तो बाकी तो दे ही देगी। चेक। और अब मेरी गलती निकालो जस्ट। अगर मैंने ट्रेंड नहीं लिखा है तो लिखो, मैं क्लास में घूम रही हूं आपके साथ। वो पहले भी पॉजिटिव होने की तैयारी में है, ये उसको और पॉजिटिव करेगा तो हाईएस्ट। लोएस्ट पे कौन आएगा? सेकंड की थर्ड? क्यों? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने चाहा नहीं था कि आप करेक्ट दें, बट करेक्ट। सो मैं ऑर्डर लिख रही हूं, मुझे बताइएगा मैं सही लिख रही हूं, गलत लिखूंगी मुझे पता है तो हेल्प कर देना। फर्स्ट, देन आया फोर्थ, देन आया थर्ड, और स्टेरिक फैक्टर की वजह से देन सेकंड। करेक्ट? अक्षत, नीचे वाला सेकंड, सारे कीटोन दे दिए, थोड़ा ज्यादा इजी हो गया है यार, कोई बात नहीं, जो भी है। अच्छा, मैंने दे ही सीक्वेंस में रखा है, इसका मतलब आई थिंक ही इज राइट। स्टेरिक फैक्टर्स, जब सारे कीटोन दे दो ना, उससे तो आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है कि सारे कीटोन है, कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो स्टेरिक फैक्टर पे प्लेन आंसर आएगा, ब्लंट। सो ये 2 आपने दे दिए, तो 2 सिर्फ इसलिए था कि कुछ लोगों को थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस लाना है क्लास में बोलने का। आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, ओके, कीटोन, तीनों ही कीटोन है, सॉरी। फिर सीम्स करेक्ट। थर्ड, भाई देखो और लॉजिक बताओ, मैं तो भूल गई। ये क्या कर रहा था? इसके पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज, कमजोर, इसके पॉजिटिव चार्ज को कमजोर कर रहा था। तो मेरे हिसाब से केशव सबसे पीछे अगर आना भी था तो एरोमेटिक आना था, मतलब एटलीस्ट आई कैन सेंस दिस। या तो सबसे पीछे तुम फर्स्ट रखते या थर्ड रखते, बस डाउट ये किसको सबसे पीछे रखें। सबसे पीछे मैं थर्ड को रखूंगी क्योंकि इसका और इसका कोई रेजोनेंस नहीं है। पॉजिटिव चार्ज को जो डीलोकलाइज करके कमजोर करने का काम किया वो इस सी के साथ लगे हुए रिंग ने किया है। तो एटलीस्ट मैं थर्ड को सबसे पीछे रख के फिर आगे की बात करूंगी। पहले बताइए थर्ड को सबसे पीछे क्यों रखा? समझ आ गया क्लास को? अब ये मात्र इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से खींच रहा है, खींच जरूर रहा है, क्योंकि इसके डायरेक्ट अटैच तो ये नहीं था ना बच्चों। ये क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो कि -I इफेक्ट शो करता है, ये खींचेगा, थोड़ा उस तक मैसेज पहुंचेगा, इसको डेफिशिएंट बनाएगा। तो थर्ड के बाद कौन सा लाऊं बच्चों? फर्स्ट की सेकंड?
अविनाश कौन सा लेके आऊं, गुम बैठे हैं। सबसे आगे सेकंड आ रहा है, वो भी बात कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, हम तो डिस्कस ही तो कर रहे हैं। बस 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 एक सेकंड, जो थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्रेंड सा लिखवाया था, वहां पहुंचना सारे लोग। वहां से पहले तो आप लोग सेकंड और थर्ड को कंफर्म करो, क्या ट्रेंड से मैच कर रहा है सेकंड और थर्ड। फर्स्ट उसमें कहीं नहीं है, तो उस ट्रेंड के भरोसे में रह तो नहीं सकती, मेरे को लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब लगवाइए लॉजिक, फर्स्ट और सेकंड में फाइट आ गई, क्या बताएंगे फर्स्ट और सेकंड में। अविनाश सपोर्ट योर आंसर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज योर आंसर। इसमें और इसमें, ये सीन से निकाल चुकी मैं अब। हाँ, इस पे पार्शियल वो वाला इंडक्टिव वाला पॉजिटिव। इंडक्टिव इफेक्ट, तो उसकी वजह से वेरी लेस ना, ये लेस, ये वेरी लेस, तीसरे कार्बन पे वेरी वेरी लेस, और उसके बाद वैनिश। इंडक्टिव इफेक्ट दूसरे कार्बन तक तो जाता ही है, तीसरे के बाद वैनिश होता है। अब बताओ आंसर, ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। फर्स्ट, एग्रीड। तो ये कोई ट्रेंड से नहीं निकला, ट्रेंड तो बस एक आई वॉश है, हाँ मेरे को आता है, नहीं, अब पता लगेगा जी। यार स्टेरिक हिंड्रेंस तीनों कीटोन है, साइड पे रख दो, तीनों ही कीटोन है एक तरफ से तो। लेकिन हाँ ये जरूर आप कह सकते हो, इफ आई कंपेयर दीज टू, सारी समस्या तो इसी में है, इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो स्टेरिक हिंड्रेंस में ये हार रहा है, ये लेस रिएक्टिव होना चाहिए, बट स्टेरिक हिंड्रेंस से पहले चेक, कोई इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इसको सपोर्ट तो नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि ये ना क्राउडिंग एक के बाद आई है, ये उस कार्बन पे नहीं है क्राउडिंग, थोड़ी क्राउडिंग आगे शिफ्ट हो गई, मतलब उस कार्बन पे लोकलाइज नहीं है क्राउडिंग सारी, राइट। नीचे आंसर है इसलिए मैं और ऊपर नहीं करूंगी, मुझे पहले ऐसे करना है, हमें आता नहीं है, मैं गलती करूं, आप गलती करें, डिस्कस करें, तभी क्लास में आउटपुट आता है। थोड़ा ज्यादा इजी है बट स्टिल, सबसे ज्यादा में तो सारी क्लास ने पकड़ लेना है 3, उसके बाद 1, ओ यस सॉरी 1, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से पहुंच रहा है, तो ये तो पॉजिटिव को वीक कर देगा। सबसे लास्ट में कौन है, कीटोन है क्या, हाँ सॉरी, कीटोन ऑलवेज पीछे एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, माय बैड, चेक। कुछ कंफ्यूजन यहां क्या क्रिएट होता है कि आप इस वाले और इस वाले में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये CH3 भी तो पहुंचा के उसको वीक कर रहा है, बट कीटोन्स आर ऑलवेज बाद में एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स, इस बात को कभी मत भूलना। तभी मैंने 2 बार ऑलवेज बोला था, क्योंकि वो चीजें आने वाली हैं जहां आप दिमाग लगाओगे ये वाला और गड़बड़ हो सकती है। क्लियर है सबको? सो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप लोगों ने मेरे को ट्रेंड दे दिया। इसके बाद सोचा था वो वाला पूछना जो सबसे पहला पूछ डाला, नाइट्रो वाला, मेटा पे कि पैरा पे। जब हम काफ़ी सारा पढ़ लेते हैं, हम बहुत सारा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स लगाने आ जाते हैं, और फिर कोई क्वेश्चन हम सिंपली आंसर नहीं करते। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक आप आंसर करेक्ट देते हैं, क्योंकि तब आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा उस टॉपिक को लेके, ये हार्ड फैक्ट है। अब आप अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन ढूंढोगे ये वाले, दिस इज वॉट प्रैक्टिस विल डू टू अस। और आई एम नॉट सेइंग कि कॉम्प्लिकेशन मत ढूंढो, आने हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लिकेशन ढूंढें, कुछ आंसर सिंपल भी होते हैं। सिंपल तरीके से हमेशा आदत डालिए सिंपल तरीके से देने की, आपको सिंपल तरीके से करते करते पता लग जाएगा, नहीं ये ऐसे नहीं है, ठीक है, थोड़ी कोशिश करिएगा। सो हो जाएगा ये, हाँ जी, यस, कीटोन पीछे। तभी मैंने ना आपको एक ट्रेंड सा लिखवाया, कुछ अगर निहायत स्पेशल आएगा तो मैं मिसलेनियस के लिए वेट कर रही हूँ। मैं अभी एक लेयर की बात करूँ, कोई एक केस ऐसा आ गया तो उसके चक्कर में मैं सारा नहीं खराब कर सकती, उसको अलग ही जाना होता है।
तो यस, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इसको पीछे ही रखोगे। सो व्हाट, CH3 इसकी एक्टिविटी लो कर रहा है। CH3 इसकी एक्टिविटी इन तीनों में लोएस्ट कर रहा है। कीटोन पहले ही सेट है पीछे। और डीपीपी में बहुत क्वेश्चन दिए हैं मैंने, बहुत वैरायटी है इसकी, बहुत, वो सब मिलेगी तुमको, पता लग जाएगा। बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस ना, वो एक H नहीं है ना उसके पास न्यूक्लियोफाइल को अड़ाने वाला, उस पर CH3 आ गया। स्टेरिक फैक्टर खूब डोमिनेट कर गया वहां, उसको एक H दिख रहा है न्यूक्लियोफाइल को कि एक जगह से तो मैं अटैक कर सकता हूँ, ठीक है, लेस ईज होगी। स्टेरिक फैक्टर एल्डिहाइड कीटोन में काफी मेजर आ गया। H इज लीस्ट, है ही नहीं, कोई बल्कीनेस देता ही नहीं है सामने वाले को। तो अब हम जिस रिएक्शन की ईज और जिस रिएक्शन को पढ़ रहे थे उसके एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल मैंने नॉन एनसीईआरटी लिया, उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लेंगे कि कहीं ये हल्का ना पड़ जाए लास्ट में लेने में कि आता है। एडिशन ऑफ वाटर, देखिए वही काम किया है। O और C के बॉन्ड को तोड़ा, पाई बॉन्ड को, C पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव। वाटर का नेगेटिव हिस्सा कार्बन पे लगाना है, वाटर का पॉजिटिव हिस्सा ऑक्सीजन पे लगाना है। देखिए जेम डायोल बना होगा, चेक। एक ही कार्बन पे 2 OH लगे हैं, उसको बोलते हैं जेम डायोल। वैसे फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, जमाइनल। इसको कहेंगे हाइड्रेट का बनना। वाटर ने इसके साथ रिएक्ट करके कुछ नया बना डाला, तो इस रिएक्शन को ही हाइड्रेट फॉर्मेशन के नाम से जाना जाएगा। फिर से पूछ रही हूं, ये रिएक्शन कहां सबसे ज्यादा ईज से होगा? एल्डिहाइड्स में। कहां लेस ईज से होगा? कीटोन्स। क्यों? वही पढ़ के आए। अब वो चीजें यहां लगेंगी, ये नहीं पूछेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ईज बताओ, ना जी। हाइड्रेट फॉर्मेशन में ईज बताइए, आपको सोचना होगा हाइड्रेट फॉर्मेशन इज व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और उसकी ईज तो हम पढ़ के आए हैं, एल्डिहाइड्स की आगे होती है, कीटोन्स की पीछे होती है। तो अब 2 मिनट पेन को आराम दीजिएगा, फिर नोट करिएगा। 2 मिनट आराम दीजिएगा, ये टॉपिक है अच्छा। हाइड्रेट फॉर्मेशन हो गई, ईज ऑफ हाइड्रेट फॉर्मेशन, सब कुछ रिपीट है आपके लिए ताकि आप बार बार सुन के याद कर सके। एल्डिहाइड्स हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स, वेरी ऑब्वियस। इस पूरी कैटेगरी में मैंने कहा था, एक बार आप समझ लेंगे, हर रिएक्शन में यही रिपीट होनी है बात। क्राउडिंग ऑन कार्बन मीन्स टेंडेंसी थोड़ी कम होती जाएगी। दोनों फैक्टर जिस ऑर्डर में लिखे उसी ऑर्डर में प्रेफरेंस देनी है फैक्टर्स को। नाउ अगर मैं एल्डिहाइड्स की आपस में बात करूं, कीटोन्स की आपस में बात करूं, अब आता है जो हाइड्रेट बन गया, क्या सिर्फ ईज पे डिपेंड करेगा हाइड्रेट बनने की टेंडेंसी, या एक और बात है बनने वाला हाइड्रेट कितना स्टेबल है? कई बार ये भी तो फैक्टर होता है, जो प्रोडक्ट बना है वो बहुत बकवास बना है, वापस आ जाएगा, तुम्हारी ईज साइड में गई। प्रोडक्ट अगर बहुत स्ट्रांग बना है, इसलिए बहुत से सवालों के जवाब मैं पहले नहीं दे पा रही थी, धीरे धीरे आएंगे। प्रोडक्ट अगर बहुत स्ट्रांग बना है तो वो ईज भी निकाल ही लेगा फिर। फॉर एग्जाम्पल, खैर यहां सेम लाइन पे आएगी बात, कोई स्पेशल केस नहीं आ रहा। सबसे छोटा एल्डिहाइड है, ये पहचान पा रहे हो इसको? तो हमें पता ही है एल्डिहाइड तो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसमें नाम मात्र है, तो दोनों H, तो ये तो हाईली रिएक्टिव होना था, दोनों फैक्टर से आगे आ गया। ये कोई CH3 नहीं है उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पहुंचाने वाला, कार्बन निहायत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो हाईली रिएक्टिव। उसी हिसाब से इसको हाईली स्टेबल भी बताया है। ये आप देखिए, दिस इज हाईली स्टेबल। सेकंड और थर्ड देख रहे हैं, किसका हाइड्रेट लीस्ट स्टेबल बना है? कीटोन का। किसका हाइड्रेट, यानी ये तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट इज नथिंग बट टेंडेंसी, ईज ऑफ रिएक्शन ही थी। यस, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट भी उसी हिसाब से डिसाइड हो रही है जितनी तेजी से बन रहा है। तो ये मेरे पास कुछ एक हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी के साथ साथ हाइड्रेट की स्टेबिलिटी आई। क्यों ले आई मैं, क्या जरूरत थी इसकी, वो भी बात करूंगी। अब मैंने जो नोट करने को रोका था पहले नोट कर लीजिए, जो भी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो रिटेन करो। रिटेन करने की बात ही अलग है, नोट करते करते भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रिटेंशन। वो आ रहा है बिल्कुल। एक बारी को बन तो गया, उसके बाद हमें पता है, अभी मैं अगली स्लाइड पे यही लिखूंगी, बड़ी इजीली ये वापस चले जाते हैं। वाई? बिकॉज एक कार्बन पे 2 OH नहीं, तो अगर ये निकाल दूंगी तो फिर से बन जाएगा ना, तभी इसको हाइड्रेट फॉर्मेशन बोला है, इसको कोई और नाम नहीं दिया। यस, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा,
बहुत जल्दी चला जाएगा, लेकिन इसके केस में थोड़े प्रोडक्ट बनेंगे क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसके में कम, इसके में और कम। इसने वापसी होना है, यही अगली स्लाइड पे आ रहा है। बालको हाइड्रेट बनना क्या होता है, अभी सिर्फ इस पे लोड लो, आ रहा है आगे क्या होना है। हाइड्रेट की स्टेबिलिटी क्या है, उस पे लोड लीजिए। आप खुद कैसे स्टेबिलिटी ढूंढोगे, लगाओ अंदाजा, कौन सा हाइड्रेट आपको दिखाई दे रहा है ज्यादा स्टेबल है, अपने आप अंदाजा लगाइए, राइट? खुद देख के थोड़ा थोड़ा फील आना शुरू होगा कौन सा हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब जितने आर ग्रुप बढ़ता जाएगा उतना स्टेबल हाइड्रेट है। यस, लग तो यही रहा है, यही लग रहा है। नहीं, क्यों, उल्टा क्यों है? शायद स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। अपना एक बार कुछ तो बनाइए बेस कि इसमें क्यों स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब क्या आएगी इसके नीचे फैक्टर्स, अपनी कॉपी में लिखना चाहो लिख सकते हो। स्टेरिक फैक्टर इज द रीजन टू टेल मी द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट्स। स्टेरिक फैक्टर्स हैं जो हाइड्रेट की स्टेबिलिटी बताते हैं। एक कार्बन पे कितनी ज्यादा क्राउडिंग कर दी भाई, 2 OH 2 CH3। तो इसका मतलब यहां से मैं एक चीज लेके जा सकती हूं, हेवी बल्की ग्रुप्स मेक हाइड्रेट्स लेस स्टेबल, और हाइड्रेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर डीपीपी में ठीक ठाक मिलेगा। पर्पज ही है पहला रिएक्शन ये लेने का कि खुद से कुछ घुस सकते हैं, कुछ ट्रेंड्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी और इस पे बात करेंगे, वैसे खत्म नहीं कर रही, डोंट वरी। ईज ऑफ हाइड्रेशन चेक, क्यों ये ओहो हो क्यों मैंने जितना भी दिख रहा हो, क्यों मैंने इसकी ईज कम और इसकी ईज ज्यादा बता रखी जबकि दोनों की टोन है। एक में 2 नाइट्रो हैं और एक में 1 नाइट्रो है, और नाइट्रो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नाइट्रो और C ट्रिपल बॉन्ड एन से ज्यादा विड्रॉइंग कम ही ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो यहां पर ईज ऑफ हाइड्रेशन इज व्हाट, ईज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नथिंग एल्स। मैं कितने, ये मेरे का ना शायद 22-23 का जेई का क्वेश्चन है, उसमें चारों दे रखे थे 1 2 3 4 और ऑर्डर मांग रखा था। मैंने उन चारों को इजी करने के लिए आपके लिए 2 पार्ट्स दे दिए। ये 22-23 का क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर देख के एकदम डर लग जाता है, पता नहीं ऑर्गेनिक का तो जी बहुत डिफिकल्ट आ गया। 4 बड़े बड़े स्ट्रक्चर देख के एक रिएक्शन का ऑर्डर पूछ लिया, बस यही है वो कि अगर आप ढूंढ लो कि उस वक्त ये नहीं पता होता है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का है, उस वक्त तो 4 बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। कोई कहता है ईथर का है, हाँ बेंजीन रिंग पे ईथर लगा है तो कह लो भाई, बट रिएक्शन ईथर का नहीं। आप देखिए कर क्या रहे हैं, मात्र वाटर डाल रहे हैं, हाइड्रेशन। और ये बात किसी को पता हो ना, पाई बॉन्ड, वो भी इतना पोलर पाई बॉन्ड के होते, कोई और रिएक्ट करे, थोड़ा सा कंडीशंस पे डाउट करूंगी मैं। सो कीटोन है, एक में दोनों पे नाइट्रो नहीं है, एक पे नाइट्रो है और एक में दोनों पे नाइट्रो है। रेदर ये तो प्लस आर वाला है, पैरा पे लगा हुआ है, ये तो उल्टा दे रहा है। सो अपने आप वो ज्यादा रिएक्टिव हुआ। तो ये 22-23 का एक शिफ्ट का क्वेश्चन है जिसमें ये 4 दे रखे थे। देखो जरा, सॉरी, ऊपर वाला अगर आ गया हो तो इस नीचे वाले को देखिए। ये चारों एक ही क्वेश्चन में थे। देख के डरावना जरूर लगेगा एक स्क्रीन पे 4 बड़े स्ट्रक्चर्स आते हुए, बट दिस इज हाउ। दोनों के दोनों OMe यानी मीथॉक्सी एनिसोल समझ लो एक तरह से, पैरा पे हैं। तो पैरा पे हैं तो ये तो उल्टा क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं प्लस आर, इसको और कमजोर कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की जरूरत ही नहीं है मेरे को। और इधर क्या है, ना कोई लेने वाला ना कोई देने वाला। तो ईज ऑफ हाइड्रेशन, ये क्वेश्चन पास्ट ईयर लेटेस्ट से उठा लिया, 2 पार्ट्स ही बना लिए। अंडरस्टूड से बनता है DDT। अब जरूर देखना DDT की प्रिपरेशन, अब आपको समझ आ जाएगी कुछ हद तक। इसको कॉमन नेम में क्लोरल बोला जाता है। ये क्या है, इस चैप्टर में क्यों आ रहा है तो एल्डिहाइड ही, बट उस C के तीनों H हटा के क्या लगा दिया, Cl। तो इसको कॉमनली क्लोरल बोला जाता है। तो कल को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्लोरल का IUPAC नेम दे के कुछ पूछ लें। तो ये है क्लोरल। अच्छा, क्लोरल का अगर मैंने हाइड्रेशन किया, ये गजब का ही स्टेबल बन के आया, रिगार्डलेस ऑफ दैट स्टेरिक हिंड्रेंस एनीथिंग। नहीं, क्यों, कोई क्लोरल एकदम आउट ऑफ द वे स्टेबल क्यों है, क्योंकि चिलेशन हो गया। इसमें चिलेशन क्यों हुआ, चेक। अब अगर मैंने इसमें आपको एक वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ाते वक्त, डेविएशंस पढ़ाते वक्त मैंने कुछ केसेस बताए थे और कहा था क्लोरीन कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
और उसके लिए एक स्पेशल सिचुएशन होती है कि क्लोरीन कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट तो वहां पर भी मैंने क्लोरोफॉर्म के जितने केस लिए थे CHCl3, वहां आपको बताया था कि ये वाला जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। तो यहां क्या हुआ, इसका H और इसका Cl हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी बॉन्डिंग दिखा बैठा। क्यों? ये कार्बन बहुत डेफिशिएंट था। इस कार्बन की डेफिशिएंसी किस वजह से थी? तीनों क्लोरीन की वजह से। अच्छा, उससे इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या असर पड़ता है? क्यों दिखा दिया इसने? इसको ये पता था इस क्लोरीन को, अगर मैंने यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा बॉन्ड बना डाला चीलेशन हो जाएगा, रिंग फॉर्मेशन, विच इज सो मच वेलकम। और ये मैं डेविएशन के दौरान भी आपको करा चुकी हूं कि हम कैसे, इवन बेंजीन रिंग के 6 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना डाली थी। जरूर देखिएगा जाके वापस डेविएशन वाला हिस्सा, कि बेंजीन रिंग के भी 6 इलेक्ट्रॉन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज मैचिंग टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आगे खड़े हो गए, उन्होंने भी बनाया था। सो खैर अभी बहुत ज्यादा पीछे नहीं ले जा सकती, अब आप अपने आप देखेंगे इन चीजों को, क्योंकि एक ऐसा चिलेशन हो रहा था इसीलिए क्लोरल हाइड्रेट बन गया विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। तो क्लोरीन को जो एफर्ट डालना पड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए वो बना। तभी हम कह नहीं सकते कि क्लोरीन बनाता ही नहीं है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब डरेंगे कहने से। डेविएशन के दौरान भी यही बात हुई थी, बट वो लग रहा है शायद 2-3 साल पहले की बात है, कहाँ याद है हमको। सो दैट इज वाई रिविजन इज मस्ट, दैट इज वाई सिलेबस का जल्दी फिनिश होना इज मस्ट, क्योंकि आप चीजें भूल रहे हैं, भूल चुके हैं, मुझे वो रिवाइव करवानी है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रश में रहती हूँ कि एक बार सिलेबस खत्म हो आएगा तो आपको दूसरी बार, पहली बार तो पता लगता है जी हो गया, बस मेंटल सेटिस्फेक्शन है, सिलेबस हो गया एक बार, ठीक है, भूल गए हम चीजें, याद करेंगे क्विक। ये वाला बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बाद में चिलेशन हो रही है ना, क्योंकि 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एक तरह से इंडक्टिव, उसकी वजह से वो इसको काफी रिएक्टिव बना रहे हैं, और बनने के बाद जो हाइड्रेट बन रहा है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल बन रहा है, दैट इज चिलेशन की वजह से। तो इस पूरे को नोट करिए। नीचे एक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सारे पास्ट ईयर्स हैं, किसी ना किसी साल में पूछे गए। ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट रेट से हाइड्रेट बनाएगा, उसकी वजह क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट हो रहा होगा। क्यों फास्ट हो रहा होगा? ये वाला कार्बन, अब उसमें समस्या हमें क्या आई थी जिस साल ये आया था, बच्चों का डाउट ये था, हमें कैसे पता हम कौन से पे कराएं? जिस पे सबसे इजी हो रहा है, जिस पे स्ट्रॉन्गेस्ट। अब ये क्वेश्चन एक अकेला बता देता तुम्हें हाइड्रेट फॉर्मेशन कितनी ज्यादा आनी जरूरी है, किस लेवल तक आनी जरूरी है। 3 कीटोन दे दिए और 2 तो ऐसे दिए जो बेंजीन रिंग के साथ हैं, तो बेंजीन रिंग के साथ वाला तो वीक हो जाता है ना पॉजिटिव चार्ज, उसको तो क्यों ही चूज करूंगी मैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या चेक किया गया, आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आया कि नहीं, और इस पे क्यों हुआ भाई? इस पे इसीलिए हुआ, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, इसको काफी डेस्परेट या हाईली इलेक्ट्रोफिलिक बना दिया, जिसकी वजह से इसका रिएक्ट करना इज नॉट माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज ये फास्ट क्यों रिएक्ट हुआ। एक क्वेश्चन है कार्बन नंबर 1, 2, 3 तीनों में से कौन सा रिएक्ट होगा? ऑफ कोर्स बीच वाला रिएक्ट होगा, ये तो सवाल ही नहीं था, समझो। ये फास्ट होने के रीजन क्या है? इसके फास्ट होने का रीजन था C डबल बॉन्ड O का, इस वाले C डबल बॉन्ड O का हाईली रिएक्टिव होना। क्यों? क्योंकि इसके साथ दोनों साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे थे, दैट्स व्हाई रेट इज फास्ट। तो 3 केसेस दे दी और पूछ लिया किस में रेट फास्ट है, दिस कैन बी द रीजन कि भाई इसमें क्यों रेट फास्ट है, इसी वाले C डबल बॉन्ड O का। डन, नोट करिए इसको, ये अच्छा एग्जाम्पल है। और आगे क्या हो रहा है वो तो दिख ही रहा है आपको, अब चिलेशन की तो आदत पड़ गई होगी क्लोरल से। तो यहां हाइड्रेट फॉर्मेशन हुआ खत्म। नॉन एनसीईआरटी रिएक्शन इसमें एक ही था, वो सबसे पहले ले लिया। इसके बाद अब मैं पहुंच रही हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एनसीईआरटी के पार्ट को, और बहुत सारे रिएक्शन पिछले चैप्टर के डन में भी आने वाले हैं, तो वो आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। क्या अगर मैं एल्डिहाइड लूं या कीटोन लूं,
ये सब कॉमन है, आपकी मर्जी है, आप यहाँ CH3 लिख के कीटोन बना सकते हैं, आपकी मर्जी है यहाँ आप H लिख के एल्डिहाइड बना सकते हैं, एनीथिंग। दीज रिएक्शंस आर कॉमन, कुछ सेपरेट कुछ अलग नहीं है इस चैप्टर में। अगले लेक्चर में फिर भी एक आधे रिएक्शन में कुछ थोड़ा बहुत फर्क मिले तो मिले। तो अगर मैं देखूं एडिशन ऑफ HCN एज एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O पे आप चार्जेस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? इसके और देखिए H प्लस किस पे जाएगा और CN नेगेटिव किस पे जाएगा, सामने बन गया। अब एक ही कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो वो नया नाम है भाई, राइट? तो अब आप सोचिए इस कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एक तो नाइट्राइल है, और अच्छा नाइट्राइल और OH में किसको प्रेफरेंस देते हैं अगर IUPAC नेम देना हो तो? नाइट्राइल, जिनमें C होता है, राइट? तो उसमें प्रेफरेंस इसकी और ये, लेकिन इसको एक नया नाम दिया गया साइनोहाइड्रिन, HCN, साइनो जुड़ा और हाइड्रोजन जुड़ा, तो इसको नाम क्या दिया गया, साइनोहाइड्रिन। बोर्ड का 1 नंबर का क्वेश्चन, एसीटोन का साइनोहाइड्रिन बना के दिखाइए, गिव रिएक्शन वेयर यू कैन फॉर्म एसीटोन का साइनोहाइड्रिन। आपको ये रिएक्शन देना है। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन के 12-13 पार्ट्स ही यही हैं। इसका साइनोहाइड्रिन बना के दिखाओ, उसका दिखाओ, साइनोहाइड्रिन क्या होता है, गिव वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन ऑफ एसिटल्डिहाइड। कोई कॉमन नेम देना है तो इसी से दे देंगे। एसिटोफिनोन का साइनोहाइड्रिन बनाइए, लो जी, दो भारी भरकम शब्द, एसिटोफिनोन साइनोहाइड्रिन। हम पे तो वहीं प्रेशर आ जाता है कि एसिटोफिनोन का साइनोहाइड्रिन बनाना है तो कैसे बनाएं। सिंपली आपको रिएक्शन यही करना है। अब फर्स्ट एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट और अदरवाइज सेकंड रिएक्शन ओवर। थर्ड लिख लो और उसके बारे में भी कुछ आएगा बता दूंगी। अब तो एक एक लाइन के आने हैं ऐसे। डबल बॉन्ड तोड़ो, एक साइड H लगा दो या जो भी पॉजिटिव पार्ट है, दूसरी साइड नेगेटिव पार्ट, और फिर कुछ हो रहा है। अब तो तुम लोग ज्विटर आयन समझने के आदी हो गए हो, तो अब तो खुद ही लिख लोगे अगर कहीं कुछ ऐसा दिखा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसी चीज है, जब आपने कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड और कीटोन को दी, पहले तो वेरी ऑब्वियस ये बना, O के साथ Na लगा और SO3H। अब सोडियम बीइंग सोडियम, एक रिएक्टिव मेटल हमेशा एसिडिक ग्रुप में H को डिस्प्लेस करता है। ये तो पॉसिबल, मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट होगा, आप रोक ही नहीं सकते इसको। तो सोडियम को जब ये H दिखा, ये इधर आ गया, तो ये आपस में यही खेलते रहेंगे, राइट? तो ठीक है जी, चलो ये तो हो गया। जब इस सोडियम को हाइड्रोजन से डिस्प्लेस होने के बाद जो बनता है दैट इज वाइट कलर प्रेसिपिटेट, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये कुछ पीपीटी बन रहा है वाइट, या तो मैं टेस्ट के लिए इस्तेमाल करूं या किसी चीज के लिए, वो सवाल मेरे को अब आपसे पूछना है। अगर मैंने एक टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिमिलर से हैं, शायद मैं किसी मेथड में बनाऊं, आपने देखा ये बन ही रहे होते हैं एक साथ। मैंने ओजोनोलिसिस किया तो एसिटल्डिहाइड भी बन रहा है, एसीटोन भी बन रहा है। मेरे को उनको आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है। एल्डिहाइड या कीटोन में से कौन सा ज्यादा रिएक्ट करके आगे पहुंचेगा? एल्डिहाइड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ईज ऑफ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? एल्डिहाइड। 90% एल्डिहाइड वहां पहुंच गया, कीटोन रिमेन्स एट लेफ्ट हैंड साइड, वो रिएक्ट नहीं करता, इजी नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, क्योंकि जितना भी ये लिमिटेड रिएजेंट है, लिमिटेड रिएजेंट मैंने डाला, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी, मुझे पता है इस मिक्सचर में एल्डिहाइड अंदाजन इतना होगा, तो मैं उतना ही NaHSO3 डालूं, और उससे क्या होगा, फटाक से पहले तो अपना एल्डिहाइड रिएक्ट कर जाएगा। कीटोन को जब याद आएगा मेरे को भी रिएक्ट करना है, थोड़ा धीरे ही सही, तब तक NaHSO3 मैंने छोड़ा नहीं। तो एल्डिहाइड कहाँ पहुंच गया? व्हाइट कलर का पीपीटी मैंने छान लिया, अलग कर दिया, एल्डिहाइड अलग हो गया, कीटोन पीछे रह गया। लेकिन क्या वो एल्डिहाइड है? नहीं। सिंपल हाइड्रोलिसिस करूंगी तो एल्डिहाइड या कीटोन जो भी बना होगा, जितना भी, इट विल रीजनरेट, इट गिव्स एल्डिहाइड और कीटोन बैक ऑन सिंपल हाइड्रोलिसिस। बस एसिड वॉश दिया, वाटर दिया, सब कुछ जो था वो निकला यहां से वापस, और अगेन आई गेट पेरेंट एल्डिहाइड और कीटोन। ऑफ कोर्स एल्डिहाइड कीटोन तो पीछे ही रह गया। तो क्वेश्चन आपके पास है, व्हाई दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ NaHSO3। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये कोई इजी क्वेश्चंस में नहीं माना जाता है।
सो अब इसको नोट डाउन करिए, समझ लिया हो, मतलब ऊपर की बात तो आपने कर ही ली, पहले मैंने टाइम दिया, बट इस बात को क्यों मैंने इस पे 3 स्टार लगाए हैं, जब जब आपको एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करना है आप NaHSO3 यूज करिए। एल्डिहाइड आगे पहुंच गया, कीटोन पीछे रह गया, छान के अलग किया, हाइड्रोलिसिस किया, यू आर अगेन विथ पेरेंट एल्डिहाइड जो भी था। इसकी जो भी एडेड इंफॉर्मेशन है वो मैंने ये लिखी। सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, उसको फिल्टर करना बहुत इजी है, तो एल्डिहाइड कीटोन अलग करने के लिए एकमात्र एक तरीका मिला है मेरे को, इसके आगे कोई और तरीका नहीं है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करने का तरीका हुआ। नोट भी मत करना, जस्ट लिखा है, पता नहीं कितनी बार आ चुका है ये रिएक्शन विद अमोनिया और उसकी फैमिली डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव वर्ड जब भी आए, चाहे आगे एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव में आए, चाहे अमोनिया एंड डेरिवेटिव, उसका एक ही मतलब है। अमोनिया में कितने H होते हैं? 3। H की जगह कुछ और आ गया तो पेरेंट कंपाउंड तो सेम ही रहेगा, NH2 NH। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन बन जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो भी बनेगा, इसको बोलेंगे डेरिवेटिव। अमोनिया के H की जगह कुछ भी लगा दो, वो हैं डेरिवेटिव्स। इफ यू फाइंड दिस, माय इंटरेस्ट एरिया इज दिस, Z will be untouched. Z can consist of number of phenyl rings, thousands of carbon, functional groups, X, Y, Z, I don't care. अगर ये हिस्सा है किसी मॉलिक्यूल में, वही होना है जो मैं बता रही हूं आपको। तो अब आप देखिएगा, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। फोन बंद ही रखा करो बच्चों, कोशिश किया करो। कुछ साल बाद जब हमारी स्टेज पे आओगे ना, तो तरसोगे फ़ोन बंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके सीनियर्स, बॉसेस, और अगर आपने गलती से अपनी दुकान खोली, जैसे मैं इसको अपनी दुकान खोलने के, वो तो बंद ही नहीं रख सकते हैं फ़ोन। तो अभी है ये लिबर्टी, फ़ोन बंद रख सको, बाद में तो लोग 5 मिनट नहीं जिंदा छोड़ेंगे। आपने फ़ोन कैसे ऑफ कर दिया, ऑफलाइन कैसे हो गए आप, राइट? अब आपको घंटे गिने जाते हैं जॉब में, आप कितनी देर ऑनलाइन है। सो प्लीज़ अभी ये लिबर्टी है, एंजॉय कर लो इसको। मैंने यहाँ पर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप रखा रिगार्डलेस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, उसको सबसे पहले क्या दिया? अमोनिया। स्लाइट एसिडिक, यहाँ से 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। स्लाइट एसिडिक मीडियम दिया, स्लाइट एसिडिक मीडियम दिया तो उससे क्या हुआ? सभी रिएक्शन में तुम लोग यही करोगे, राइट? H2 चाहिए मेरे को, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और कीटोन का O, एल्डिहाइड का O, वाटर बना के निकला, और सामने क्या बना? इमीन। अगेन आपके पास सवाल है, पेंटेनोन का इमीन बनाइए, पेंटेन 2 on 3 on whatever। यहां आपको क्या रखना होगा? पेंटेनोन। जैसे मैंने यहां पर रखा है एसीटोन, कोई मेरे को पेंटेनोन बोलता तो क्या है, मैं यहां और वहां उतने ही कार्बन ऐड कर देती, सब कुछ सेम रहना था। तो दिस इज इमीन। व्हाट इज इमीन? एक बार बोर्ड का क्वेश्चन है, रिएक्शन देना पड़ेगा। ये होता है इमीन, राइट? ऐसे बनता है इमीन। किसी का भी आपसे बनवाया जा सकता है, कितने भी बड़े से बड़े कंपाउंड का। आपको एक ही काम करना है, NH2 के साथ O निकाला, क्या बन गया? इमीन। दिस इज योर एग्जाम्पल। तो अब इसी तरह से इसका अंदाजा दे सकते हो क्या होगा? वही, अब मैंने यहां क्या लिया? अमोनिया का डेरिवेटिव। उस Z की जगह क्या है बच्चों? R। आई डोंट केयर। क्या H2 है? यस। तो मैंने क्या किया? वाटर बना के निकाल दिया। अब मैं आपको दिखाऊं ऊपर वाला इमीन। आई होप आपको पता लग गया मेरा इरादा क्या था बताने का। इमीन ऑफ एसीटोन। और ये दे के पूछेंगे कि किसका इमीन है, तो आप बता सकेंगे ये एसिटल्डिहाइड का है, या एसीटोन का है, या फलाने का है, या इसका है। दूसरा रिएक्शन इसी कैटेगरी का। अब मैंने क्या दिया है बच्चों? प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन से बना तो इमीन ही है, लेकिन इमीन में एक छोटी सी चीज बदल गई। इमीन में एक H था यहां पर, यहां वो भी सब्स्टिट्यूट हो गया। इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड इमीन। इसे कहते हैं शिफ्ट बेस। कल को अब जब शिफ्ट टेस्ट आएगा आपके पास, आपको पता होगा शिफ्ट टेस्ट में कौन सा बेस यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूटेड इमीन को शिफ्ट बेस कहते हैं, राइट? तो यही मैंने कहा था, बस नाम ही नाम बताने हैं मैंने। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में बचा कुछ नहीं मेरे पास। तो आ गया सबके पास, सब्स्टिट्यूटेड इमीन इज कॉल्ड एज शिफ्ट बेस।
तो ठीक है, एक एग्जाम्पल देने के लिए अब के मैंने पेंटेन 2 के साथ मांग लिया, आर मर्जी मैं कुछ रख दूं, मैं बेंजीन रिंग भी रख दूं चाहे, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, तो मैं बोल सकती हूं पेंटेन 2 का इमीन बनाया मैंने, शिफ्ट बेस बनाया मैंने, बन जाएगा सबसे। अब सारा एक स्लाइड पे लेके आती हूं, चेक। सबसे पहला डेरिवेटिव देखिए NH2 सब में है। अब ये है मेरा Z, दिस इज Z। Z की जगह एक और NH2 ले आए, तो NH2 को क्या कहते हैं, हाइड्राजीन। NH2OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन। RNH2 को क्या कहते हैं, प्राइमरी अमीन। अगर आप बच्चों को यह पता चल गया ये हाइड्राजीन है, तो ये कुछ हाइड्राजीन ही होगा। हाइड्राजीन की जगह, हाइड्राजीन के एक H की जगह क्या लगा दिया, बेंजीन, तो इसको फिनाइल हाइड्राजीन बोल दूंगी। मैं नाम याद करा रही हूं सिर्फ, मेरी एक्शन नहीं, कि हाइड्राजीन अगर मुझे याद हो गया NH2 होता है, तो एक H की जगह फिनाइल रिंग आ गया, तो क्या हो गया, फिनाइल हाइड्राजीन। अच्छा, उस फिनाइल पे कुछ लगा देती हूं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, DNP, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, DNP। इसको फेमसली ब्रैडीज रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। क्यों? ये लैब टेस्ट, पहला लैब टेस्ट आया है मेरे पास। मैं आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज में ये नहीं बता पाई थी, किया नहीं था। हमें बायोमोलिक्यूल पहले लेने बस एक ही स्ट्रेस था, वो एल्डिहाइड कीटोन के लैब टेस्ट आए तो हटाई दिए मैंने। तो ब्रैडीज रिएजेंट क्या करता है, पहला टेस्ट आ रहा है मेरे पास जो ये कंफर्म करता है अभी तो एल्डिहाइड और कीटोन की कंफर्मेशन देता है, बिकॉज इट गिव्स वेरी फास्ट येलो और ऑरेंज कलर, इतना फास्ट पेल नहीं, वेरी फास्ट कि दिख जाए इजीली। सो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन कल को यूज हुआ तो कैसे सोचेंगे, स्ट्रक्चर कैसे आते, पहले तो हाइड्राजीन सोचो, NH2 का एक H हटाया, उसकी जगह कौन लगाया, फिनाइल। फिनाइल के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को 1 देके 2 और 4 पोजीशन पे क्या लगा दिया, डाइनाइट्रो। तो वही डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन मेरा बना, कौन सा रिएजेंट, ब्रैडीज रिएजेंट। लास्ट सेमी कार्बाजाइड, राइट, इट इज सेमी कार्बाजाइड। देखिए हाइड्राजीन का ही कुछ बना है, H की जगह ये आया है, राइट। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, यूरिया जैसा पार्ट दिखा मुझे थोड़ा सा इसके अंदर, इसको बोलती हूँ सेमी कार्बाजाइड। तो अब मेरे को एल्डिहाइड और कीटोन का किन 6-7 चीजों से रिएक्शन कराना है, फर्स्ट अमोनिया, सेकेंड प्राइमरी अमीन, थर्ड हाइड्राजीन, फोर्थ हाइड्रोक्सिलमीन, फिफ्थ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ऑफ कोर्स बीच में फिनाइल हाइड्राजीन भी आया होगा, मैंने दोनों को एक साथ बोल दिया। और एक क्या आ गया मेरे पास, सेमी कार्बाजाइड। सब में आपने वो डबल बॉन्ड O हटाना है, इसका H2 हटाना है, जस्ट टू शो यू। ये टेबल एज इट इज NCERT में भी बना हुआ है, जस्ट टू शो यू। ये कौन है, गुनेश, इसका नाम याद करा रही हूं। What was this named in last 2 slides? अमीन और OH, हाइड्रोक्सी और अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन से मिलके क्या बना, ऑक्सीन। हाइड्रोक्सिल अमीन और कार्बोनिल ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्सीन। एक आया था इमीन अमोनिया से, फिर प्राइमरी अमीन से क्या आया था, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, दैट इज शिफ्ट बेस। हाइड्रोक्सिल अमीन से क्या आया, ऑक्सीन। हाइड्राजीन से क्या आया, हाइड्राजोन। सेमी कार्बाजाइड से क्या आएगा, सेमी कार्बाजोन। अब ये जाइड जोन होता जाएगा बस। इसी तरह से जब हाइड्राजीन से हाइड्राजोन आया है, तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से क्या आएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। सेमी कार्बाजाइड से क्या आएगा, सेमी कार्बाजोन। ये जो है रिएक्शन, उस सब में मैं क्या कर रही हूं, दिस। और मैं ये उम्मीद करती हूं बच्चे हाइड्राजोन खुद बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H2 और O निकाला, हाइड्राजोन बन गया। इसी तरह से यहां पर जो
2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, वो येलो या रेड या ऑरेंज, ये तीनों कलर कॉमनली मिलेंगे। इतना ज्यादा फास्ट कलर होता है, सॉलिड बनता है, बहुत क्लियरली विजिबल होता है ये। तो इस वजह से इसको हम यूज करते हैं एज अ टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप। कोई याद दिला सकता है ग्लूकोज में हमने कौन सा टेस्ट यूज किया था टू चेक कि कार्बोनिल का तो किया ही नहीं था शायद, हमने एल्डिहाइड का किया था सीधे, तब ये कर नहीं सकते थे। कौन सा? टोलेंस किया था हमने। अच्छा, उसके अलावा एक और भी था भाई, वो तो लैब टेस्ट नहीं था, उसमें कोई रंग रूंग नहीं आता था। यस, साइनोहाइड्रिन बनाया था, हाइड्राजीन से भी रिएक्ट कराया था, वो तो सारे थे ओपन चेन में। ये डिस्टिंग्विश कैसे किया था स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में कि पक्का इसमें एल्डिहाइड होगा? सोचो सोचो, पन्ने मत पलटना भाई, टेस्ट दे चुके हो। कैसे कंफर्म हुआ था हो ना हो एल्डिहाइड है इसके अंदर? ना, हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया था और उससे सैकरिक एसिड जैसा कुछ बना था COOH, और तब हमें पता लगा था कार्बोनिल तो कैसे किया था अब तुम ढूंढ लोगे, तब हमें पता चला था पक्का इसमें एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। एल्डिहाइड और कीटोन कैसे पता लगा था, सोच के बताएंगे अभी। साइनोहाइड्रिन रिएक्शन आ जाना, NH हाइड्राजीन से रिएक्ट कर जाना वॉज द कंफर्मेशन, है तो पक्का कार्बोनिल, क्योंकि अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव वाले रिएक्शन मिल गए थे ग्लूकोज से ये, तो इससे ये तो कंफर्म हो गया था कि एल्डिहाइड और कीटोन है। लेकिन ये नहीं कंफर्म हो रहा था एल्डिहाइड है या कीटोन है। तब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाए थे कि एल्डिहाइड तो इजीली ऑक्सीडाइजेबल है। तो इस तरह से हमने तब स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में पढ़ा था, DNP टेस्ट कहीं नहीं आया था तब, राइट? तो ये लोड मत लेना कि अब हम ये लिख देंगे, नहीं, लिखना वही है जो बताया गया, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन जैसे फॉलो हुआ है आपको वही करना है। सो अगर आज के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए अल्कोहल और कीटोन में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, अल्कोहल का मत टेस्ट देना प्लीज ल्यूकास, नो। क्या देंगे आप? कीटोन वाला टेस्ट देंगे। इससे ज्यादा अच्छा टेस्ट नहीं है हमारे पास, कंफर्म्ड आता है, इतना फास्ट कलर आता है, और आपसे एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा है जब कीटोन को किसी से डिफरेंशिएट करा रहे हैं हम तो। बट ये इस टेस्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये नहीं बताता एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये सिर्फ क्या कंफर्म करता है? कार्बोनिल। रोड मैप वाले क्वेश्चन इस चैप्टर के, बीट बोर्ड्स, बीट जेई नीट, DNP डोमिनेटेड है, डोमिनेटेड बाय DNP है, ये तो आएगा ही आएगा। अच्छा, अब सेमी कार्बाजाइड स्ट्रक्चर में आपको लिख ही दिया है तो याद क्या कराऊं, बट मेरी इच्छा है याद करा दूं। NH2 इज हाइड्राजीन, उसका एक H हटाइए, उसकी जगह क्या लिखिए? CONH2, इसको कहते हैं सेमी कार्बाजाइड। इसमें आपकी NCERT बैक एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन जो है गिव रीजंस, उसका ये पार्ट है। सेमी कार्बाजाइड में दो अड्डे थे न्यूक्लियोफाइल के, उनमें से तुमने इसी का क्यों लिया, इसका H2 क्यों नहीं लिया? वाई दिस, वाई नॉट दिस? इस पे अटैक करने के लिए कौन चाहिए था? लोन पेयर। और आप लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए अमाइड्स आर पुअर बेसिस, इसका लोन पेयर C डबल बॉन्ड O के साथ उलझ गया, वो कहां न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ले पाएगा अपने पास? ये बहुत ही वीक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, जबकि ये वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह इसको अटैक करना है तो कौन सा NH2 करेगा? लेबल करके दे रखा है बकायदा, NH2A एंड NH2B। वाई दिस रिएक्टेड, वाई डू नॉट अदर्स? दूसरे और मेरे पास ग्रुप थे, वो क्यों नहीं? तो क्लियर हो रहा है आपको ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाया इसके अंदर सेमी कार्बाजाइड में? वाई दिस वे ओनली? अब तक किसी को कोई डाउट आया हो इस वाली मेथड में? एक चीज अनटच्ड रही इसमें, वीकली एसिडिक। पहली स्लाइड पे मैंने लिखा था और मैंने उसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि पहले मेरा फोकस था नाम और स्ट्रक्चर्स। वीकली एसिडिक लेने का पर्पस क्या था? आपने देखा शुरू से, अगर मैं प्रोटॉन दे दूं तो इस बॉन्ड का फिशन इजी हो जाता है, O नेगेटिव रुक पाता है, वापसी नहीं मारता, तो एसिडिक तो देना है। मेरा सवाल आप लोगों से, वाई वीकली एसिडिक? क्यों ना मैं pH 2 दे दूं, 3 दे दूं? आंसर
सब पढ़ा के आ रही हूँ, शायद कोई पकड़े। मान्या करो कोशिश। किसका? नहीं 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 नहीं, एल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं होगा। वो तो NaBH4 लाओगे जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हाईली सिलेक्टिव, वो एल्डिहाइड कीटोन को आके रिड्यूस करेगा, रिस्पेक्टिवली प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। और कुछ? हाँ, एसिड है। बेस कौन है? अमोनिया। सारा अमोनिया का परिवार लिया है मैंने। अगर तुमने हाईली एसिडिक मीडियम ले डाला, वो जो तुम हाइड्राजीन, DNP, सेमी कार्बाजाइड, हाइड्रोक्सिलमीन, ये सारे सामान लेके आ रहे हो, ये क्यों रिएक्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन से? यहाँ तो तुम एसिड बेस रिएक्शन दे दोगे, अमोनियम कैटायन भर के बन जाएगा। फिर तो आप देखोगे लो जी, सॉल्यूशन इज फुल ऑफ अमोनियम कैटायन, अमोनिया बचा ही नहीं, क्या ही रिएक्ट करेगा। ये सारा मैंने बुकलेट में प्रॉपर कवर किया है। वाई स्लाइटली एसिडिक मीडियम, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है स्लाइटली एसिडिक, वाई नहीं मेंशन। तो स्लाइटली एसिडिक यहाँ पे बड़ा सेंसिटिव रिएक्शन है, पीएच सेंसिटिव रिएक्शन है। थोड़ा एसिडिक ज्यादा ले लिया तो आपके प्रोडक्ट बनना ही नहीं है, वो बेस खत्म, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर मैंने pH 4 to 5 लिया, उसका एक ही पर्पज है, इससे ज्यादा एसिडिक मैं नहीं ले सकती। अब स्लाइटली एसिडिक में ये मत पूछना हम 6.5 क्यों नहीं लिया, वो न्यूट्रली होता है नियरली। मुझे प्रोटॉन चाहिए, मेरे को O के पास H भेजने हैं, राइट? तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ एवरीवन? यहां तक किसी को कोई और क्वेश्चन? अल्कोहल का एडिशन अगेन है बच्चों, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बॉन्ड टूटा, राइट? इस माइनस पे कौन आएगा? हाइड्रोजन। और OMe किस पे आएगा? कार्बन पे। देखना यही हुआ होगा। अगर आप सिर्फ समझ लें, नोट ना कर पाए तो भी इनफ है, ये समझना है कुछ नहीं, फ्लो बना हुआ है, सेम ही रिएक्शन। इस रिएक्शन को ये किससे बना है बच्चों? एल्डिहाइड से। जब इस रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल इज एल्डिहाइड, तो इसको बोलते हैं एसीटल, इसके प्रोडक्ट को बोलते हैं एसीटल। लेकिन अगर मैंने इसको एक और अल्कोहल दे दिया तो क्या होगा? एक और अल्कोहल दिया तो ये वाला H भी इससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और इसको भी बोलते हैं एसीटल। अब दोनों को एसीटल कैसे बोलूं मैं? मेरे को कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लाना है, तो मैं उसको हेमी एसिटल बोल रही हूं जिसपे अभी एक साइड मिथॉक्सी या एल्कोक्सी ग्रुप लगा है, हेमी। सेमी से ले आए इसको हेमी एसिटल, और जिस पे दोनों ही साइड लग गया उसको बोल रही हूं एसिटल। अगला सवाल आपके पास है एसीटोन का, नहीं, एसिटल्डिहाइड का एसिटल बनाइए प्रोपेनॉल के साथ। सुनिएगा, एसिटल्डिहाइड, ओके, एसिटल है तो मेरे को एल्डिहाइड देना पड़ेगा, तो मैं एसिटल्डिहाइड क्या लेके आऊंगी? CH3। क्योंकि मैंने पढ़ रखा है तो मेरे को पता है मेरे को ऐसे बनाना है, क्योंकि मेरे को एसिटल ऐसे आता है करना। ये मेरी, अब यही मेरी प्रेपरेशन होती है कि मैं एसिटल्डिहाइड सीधा ना लिख बैठूं, फिर सोचूंगी क्या है, मुझे ऐसे ही बनाना है क्योंकि मेरे को पता है आगे क्या आने वाला है। एसिटल्डिहाइड का एसिटल बनाने को कहा गया है विद प्रोपेनॉल। अब मैं प्रोपेनॉल लिख रही हूं, CH3 CH2 CH2 OH। एसिटल बनाना है, हेमी एसिटल नहीं। तो एसिटल बनाना है तो मैं क्या करूंगी? CH3, पहले क्या हुआ होगा? एक OPR, प्रोपाइल के लिए PR बोल दूं, तो उससे बना होगा हेमी एसिटल। और कंप्लीट एसिटल के लिए क्या होगा? दोनों साइड OPR OPR लगा दिया। तो टू सेव माई टाइम आई एम राइटिंग दिस इज एसिटल ऑफ व्हाट? एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपेनॉल। ये है आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, कि आपको इसमें ये पूछना है भाई, किसी का हेमी एसिटल भी पूछ लेंगे। तो मैंने यहां पर आपको क्या दिखाया? एसिटल, हेमी एसिटल। कीटोन ले लेंगे तो क्या? कीटल। एसीटोन ले लेंगे तो एल्डिहाइड ले लेंगे तो एसिटल। कीटोन ले लेंगे तो कीटल। चेक करना इसमें क्या किया है मैंने, मुझे, मैं ऊपर ले गई आपको प्रोपाइल अल्कोहल के लिए, मैंने यहां इथाइल अल्कोहल का प्रोपेनल्डिहाइड के साथ एसिटल मांग लिया। तो उसमें क्या कर रही हूं? पहले तो ये तोड़ा, इससे पहले OET एक लगा होगा, सॉरी इधर आया होगा H, इधर आया होगा H, और इधर आया होगा इस कार्बन पे OET।
फिर अगली स्टेज पे क्या हुआ होगा, एक और इथाइल अल्कोहल, उसने क्या किया, इसको रिप्लेस किया और इसकी जगह जाके पूरे OH को रिप्लेस किया, इसकी जगह जाके OET लग गया, बन गया एसिटल। किसका एसिटल ये डिसाइड करना है, बट एसिटल क्या है और हेमी एसिटल क्या है, क्लियर। तो ये जितना मैं दिखा रही हूं, मैं इस हिसाब से दिखा रही हूं कि आपको बनाने से पहले पता हो आपको कैसे बनाना है। चेक, क्या ये हेमी कीटल है? अगर एक ही अल्कोहल का मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा, तय है एक साइड तो OET और एक साइड OH, दिस इज हेमी कीटल। अगर कहीं लिखा है एक्सेस तो आप कहां तक जाओगे, आप जाओगे कीटल तक, और लिखा है एक इक्विवेलेंट, आप कहां तक जाओगे, हेमी कीटल तक। इफ 2 OH हो जाए, डाइहाइड्रिक अल्कोहल दे दूं, अभी तो क्या हो रहा है, एक ही OH है तो आपको 2 मॉलिक्यूल देने पड़ रहे हैं। एक ऐसा अल्कोहल आपके सामने ला दूं जिसमें 2 OH है, एक ही झटके में हो जाएगा सब कुछ, ऑफ कोर्स। चेक, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है NCERT में, बोर्ड्स में। मैंने क्या रखा, कीटोन, कीटोन के आगे अब मैंने क्या दिया, इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो इकट्ठे 2 OH हो गए। तो अगर देखूं पिछले केसेस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, बट ऐसे दिखाया नहीं। चेक, ये क्या बना, ये तो हर हालत में कीटल बनेगा, दोनों एक साथ अटैक कर रहे हैं, 2 OH जब आ रहे हैं तो कीटल है। अगर एल्डिहाइड होता तो एसिटल, कीटोन होता तो कीटल, तो ये तो हर हालत में कीटल है। तो कीटल में अगर मैं देखूं तो ये इथाइलिन, ये आपकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ड्रॉ कीटल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये है इथाइलिन ग्लाइकोल का कीटल। इस OH की जगह अगर मैं SH ले लूं तो उसको क्या बोलते हैं, जस्ट रिवीजन दे रही हूं आपको, थायोल। तो यानी यहां S और S भी आ सकता था, काम सेम होना है। यहां पर क्या होगा, S और S, अल्कोहल में जहां भी O है सब सेम, S लगा दो सब सेम रहेगा, बस थायोल बोलते हैं। अब इस रिएक्शन को आप नोट करिए, तभी आएगा। तो मुझे क्यों HCl की प्रेजेंस चाहिए इस रिएक्शन को करने के लिए, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है इजीली। मेरे को H+ इसीलिए चाहिए टू फैसिलिटेट बॉन्ड फिशन CO पाई बॉन्ड। इसको एंड करिए और टेस्ट दीजिए और जाइए। क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, एसिटल और कीटल जब भी आप बना रहे हैं, इट्स सो रिवर्सिबल। अगर आप किसी भी मिनरल एसिड से इसको वॉश करते हैं तो आपको वापस वही एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाता है। क्लियर? यहां पे मैं इस आज की क्लास को एंड कर रही हूं।